दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को छोड़कर। तो आज वाली क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। और लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने लास्ट क्लास कंप्लीट की थी तो आपको मैंने एक असाइनमेंट होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था आप इसको कर लेना। जिन स्टूडेंट ने किया है वो डेफिनेटली एग्जाम में सही करेंगे, क्योंकि उनको जो गलती करनी थी वो कर ली और अब वो सीख लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ना ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड केनिजारो देगा, कौन सा कंपाउंड एल्डोल देगा और कौन सा कंपाउंड केनिजारो और एल्डोल दोनों ही नहीं देगा। तो मैं क्लियर कर दूं, केनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर अगर एल्कोहल है, ईथर है, एल्कीन है, एमीन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, केवल एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। और उसमें भी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं वो केनिजारो रिएक्शन देते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मैं एक बार फिर भी इसका आंसर बता देता हूं कि जैसे फर्स्ट है मिथेनॉल, तो फर्स्ट है मिथेनॉल, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है ये, अब इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है क्योंकि ये HCHO है, तो ये केनिजारो देगा, तो फर्स्ट वाला केनिजारो रिएक्शन देगा। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो 2 मिथाइल पेंटेनल, तो सबसे पहले हम 2 मिथाइल पेंटेनल लिखें, 2 मिथाइल पेंटेनल, तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 2 मिथाइल मिथेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल। स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है बेटा। अब इसमें ये वाला जो सेकंड वाला कार्बन है, ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन पर जो ये हाइड्रोजन एटम है तो इसमें क्या है, अल्फा H एटम है, और अल्फा H एटम होने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। यानी ये जिनमें अल्फा H एटम होता है तो ये अल्फा H एटम एसिडिक होता है और ये डोनर की तरह एक्ट कर सकता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देगा, 2 मिथाइल पेंटेनल एल्डोल रिएक्शन देगा। अब अपन थर्ड ले लें बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड जो है वो ये है, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO, C6H5CHO। तो बेंजल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देगा क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है ये रहा, पर ये अल्फा कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है वो ये अल्फा कार्बन तो है इसमें, बट अल्फा H एटम एब्सेंट है। ठीक है, तो इस वजह से ये देगा केनिजारो। तो हमारा ये मिथेनॉल फर्स्ट वाला केनिजारो देगा, सेकंड वाला एल्डोल देगा, थर्ड वाला वापस केनिजारो देगा। और इनके प्रोडक्ट बेटा अब आप खुद बना के देखो, क्योंकि मैं अच्छी प्रैक्टिस करा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है ना, तो एक एक चीज यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ तो फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाती है और नंबर ऑफ वीडियोस भी बढ़ जाते हैं। फिर है बेंजोफिनोन। अब बेंजोफिनोन तो देखो ये होता है एसीटोफिनोन, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एसीटोफिनोन। CH3 होता है तो हम बोलते हैं एसीटोफिनोन, और एसीटोफिनोन में तो अल्फा H एटम है तो ये तो एल्डोल देगा एसीटोफिनोन। लेकिन इसने कहा बेंजोफिनोन, ये एसीटोफिनोन है बेटा, बेंजोफिनोन में दोनों तरफ ये आ जाएगा। अब बेंजोफिनोन, ये जो बेंजोफिनोन है बेटा ये हो गया अब हमारा बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन में दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, एरोमेटिक कीटोन्स है, लेकिन अल्फा H एटम एब्सेंट है, तो अल्फा H एटम एब्सेंट है। अब इसमें अल्फा H एटम भी एब्सेंट है, और लेकिन साथ में आपने देखा था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसके लिए लिख देते हैं कि ये केनिजारो रिएक्शन देगा,
तो ये तो न तो केनिजारो रिएक्शन देने वाला है बेटा और न ही ये एल्डोल रिएक्शन देने वाला है, क्योंकि आपने देखा था ना केनिजारो रिएक्शन में H माइनस शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, जहाँ कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर जब केनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म था ही नहीं तो आपने बताया क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ जब क्वेश्चन में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है क्वेश्चन में, हाई ऑर्डर थिंकिंग है, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे को फिर ये हम जो डिटेल पढ़ते हैं वो बहुत काम आ जाती है। अब इसमें क्या होता है, आपको मालूम है कि केनिजारो रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल से H माइनस दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर होता है, तो इन पे दोनों पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये बेंजोफिनोन, आप अगर जिस स्टूडेंट को केनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया तो वो इस बात को अपने आप समझ जाएगा कि ये न तो केनिजारो देगा न एल्डोल देगा। एल्डोल तो देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अल्फा H एटम एब्सेंट है, लेकिन केनिजारो, अब बच्चे रट लेते हैं कि अल्फा H एटम एब्सेंट है तो केनिजारो देगा, लेकिन केनिजारो की एक कंडीशन ये भी समझ लो कि वो एल्डिहाइड देता है, और ये क्या है, कीटोन है बेटा, ये क्या है, कीटोन है। तो केनिजारो केवल एल्डिहाइड्स देंगे, ध्यान रखना, केनिजारो कौन देंगे, केवल एल्डिहाइड्स देंगे, जबकि ये कीटोन है, ठीक है। यूं भी समझ सकते हो कि केनिजारो रिएक्शन गिवन बाय दोस एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा H एटम, ठीक है। तो ये तो कीटोन्स है, तो ये कीटोन नहीं देगा। इसी तरह से तो ये केनिजारो और एल्डोल दोनों ही नहीं देगा। तो दो तरीके हैं, या तो मैकेनिज्म से समझो, नहीं तो फिर रट लो कि है ना केनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, ठीक है। और वो क्यों है वो तो आप मैकेनिज्म से ही समझ सकते हो। अब ये देख लो साइक्लोहेक्सेनोन, तो ये देखो बेटा, अब फिफ्थ वाला है ये साइक्लोहेक्सेनोन, ये साइक्लो और ये हेक्सेनोन। अब साइक्लोहेक्सेनोन की बात करूं मैं तो ये रहा साइक्लोहेक्सेनोन। अब इस केस में ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 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 है, तो ये वाला हो जाए, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, ये अल्फा है, ये अल्फा है, दोनों ही हैं, तो इसमें 4 अल्फा H एटम हो गए, 2 अल्फा कार्बन हो गए, ये दोनों अल्फा कार्बन, तो ये क्या देगा, ये एल्डोल देगा बेटा, क्योंकि इसमें अल्फा है, ठीक है। तो ये एल्डोल देगा। अब है फिनाइल प्रोपेनॉन, अब हम ये वाला ले रहे हैं फिनाइल प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन, ये फॉर्मूला होता है बेटा प्रोपेनॉन का, प्रोपेनॉन, दिस इज प्रोपेनॉन। और अगर इसमें एक हाइड्रोजन की जगह एरोमेटिक रिंग लगा दी तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनाइल प्रोपेनॉन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनाइल प्रोपेनॉन। और 1 कार्बन पर 1 2 3, तो इसको बोलते हैं हम 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। अब इसमें अगर हम ये देखें तो इसमें अल्फा H एटम्स हैं, या तो इसमें 5 अल्फा H एटम है, काउंट कर लो बेटा, 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, CO ग्रुप के जस्ट पास वाले। तो ये वाला जो दे देगा हमको, वो हमारे को दे देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे देगा। क्या दे देगा, एल्डोल। फिर देखो आगे देखें, फिनाइल एसिड एल्डिहाइड, फिनाइल एसिड एल्डिहाइड, तो ये देखो बेटा CH3 CHO, ये एसिड एल्डिहाइड है, और इसमें एक हाइड्रोजन हटाकर ये लगा दें तो ये हो जाता है फिनाइल एसिड एल्डिहाइड। और इसको ये 1 2 फिनाइल एसिड एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं बेटा इसको। तो फिनाइल एसिड एल्डिहाइड, तो इसमें भी क्या देख रहे हैं हम, इसमें भी क्या है, 2 अल्फा H एटम्स हैं, तो ये भी क्या दे देगा, एल्डोल रिएक्शन दे देगा। ब्यूटेन 2 ऑल तो अल्कोहल है, और अल्कोहल कभी भी क्या नहीं देता है, अल्कोहल मतलब कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, केनिजारो रिएक्शन तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ तो अल्कोहल आ गया तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये न तो एल्डोल देगा
ये न तो एल्डोल देगा और न ही केनिजारो रिएक्शन देगा, न तो एल्डोल देगा न ही केनिजारो रिएक्शन देगा। और 2,2 डाई इथाइल ब्यूटेनल, 2,2 तो ब्यूटेनल CH3 CH2 CHO। अब ये बोल रहा है 2,2 यानी 1,2 सेकंड पोजीशन पर क्या ले लेंगे, सेकंड पोजीशन पर हम ये ले लेंगे। अब ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन पर अल्फा H एटम एब्सेंट है, अल्फा H एटम एब्सेंट है तो ये केनिजारो रिएक्शन देगा। ये कौन सा रिएक्शन देगा, केनिजारो रिएक्शन देगा। तो इस तरह से मैंने ये सॉल्व करा दिया, आप देख लेना। और फिर मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिख रखा है, एक बार इसको पॉज करके वापस रीड कर लेना। ये सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, तो जो एल्डोल देंगे उनको अलग से लिख दिया है, जो केनिजारो देंगे उसको अलग से लिख दिया है। और इस तरह से ये मैंने लिख दिया बेटा। बेंजोफिनोन इज अ कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड कंपाउंड। तो इसका मतलब दीज कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगोस आइदर एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो। ठीक है, अब इनको रीड कर लेना पोस्ट करके, वही जो मैंने समझाया वही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी बेटा मैं अब सोल्व नहीं करवाऊंगा, ये बिल्कुल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। इसमें ये बोल रहा है कि CH3 CH2 CHO और प्लस CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है ना, तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इसकी जगह मैंने दूसरा एग्जांपल करा ही रखा है, CH3 CHO मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CH2 CHO। मैंने ये वाला डिस्कस कर रखा है ना बेटा, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है, तो उसी तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। एक तो यही है, ब्यूटेनॉल की जगह CH3 CHO ले लो। तो अब इसमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, फिर ये दोनों, उसमें एक बार ये डोनर और ये एक्सेप्टर, और फिर ये डोनर और ये एक्सेप्टर, ऐसे 4 मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। तो इसके टोटल 4 कंपाउंड बनेंगे, 2 नॉर्मल और 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप सेल्फ करो, क्योंकि करवा रखा है, अभी टाइम बहुत खराब होता है फिर। अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला है इथेनॉल प्रोपेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो इथेनॉल ये है, ये इथेनॉल हो गया, इथेनॉल, फिर ये हो गया प्रोपेनॉल, फिर ये हो गया प्रोपेनॉन। तो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड हमेशा मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, फिर ब्यूटेनॉन, ये ब्यूटेनॉन। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 और 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फोर्थ वन इज ब्यूटेनॉन। तो फिक्स है कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है कीटोन से, तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाओ, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे मोर रिएक्टिव होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, बड़ा एल्काइल ग्रुप आ गया। तो ये दोनों तो एल्डिहाइड थे, इसीलिए मोर रिएक्टिव है। तो पहले तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव साइड लिख देंगे। अब ये दोनों कीटोन है, अब यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहाँ है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ और ज्यादा है, तो सबसे लेस रिएक्टिव ये हो गए और ये हो गए। अब ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, कि कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, और फिर
जो इसमें कीटोन और फिर एल्डिहाइड में अगर आपस में कंपैरिजन करना हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल कार्बन पर जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होता जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप बढ़ने से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये तो इसका मैं अभी खाली एक शॉर्ट व्यू दे रहा हूं बेटा, क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा अच्छा है। बेंज एल्डिहाइड, तो सबसे पहले देखो बेंज एल्डिहाइड, ये बेंज एल्डिहाइड पहला वाला है, बेंज एल्डिहाइड, ठीक है, और इसको नंबर 1 डाल देता हूं मैं। दूसरा वाला है पैराटोलिन यानी CHO और पैरा पोजीशन पे CH3, क्योंकि जब रिंग पे CH3 आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो ये फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। उसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, यानी फर्स्ट में अब इसको बोल रहा हूं, सेकंड मेरा ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। थर्ड क्या, पैरा नाइट्रोबेंज एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंज एल्डिहाइड, और फोर्थ है एसीटोफिनोन, ये एसीटोफिनोन। तो यहां सिंपल सी बात, पहले जब भी अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाएंगे तो पहले ऐसे बना लो। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन हो गया, फोर्थ वाला, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये तो कीटोन है और अब ये तीनों एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड हमेशा मोर रिएक्टिव रहेंगे किसके कंपैरिजन में, और अब देखो, अब अपन को हम बात कर रहे हैं इन दोनों की पहले। तो NO2 ग्रुप कौन सा है, जो NO2 ग्रुप है बेटा, ये -I-M इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। यानी ये वाला जो कार्बन है इस पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि NO2 खींचने वाला बैठा है, NO2 खाने वाला बैठा है, तो कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन पर भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर फतेह सागर में से पानी निकल गया, ठीक है, या किसी भी डैम में से पानी बाहर आ गया, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वाटर का लेवल कम थोड़ी होगा, पूरे डैम का वाटर लेवल कम हो जाएगा। यूं तो है नहीं कि जिस तरफ से पानी निकला है वहां का वाटर तो कम, लेवल कम हो गया और दूसरी जगह हाइट पर, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर डैम से पानी निकलता है तो जो पूरा डैम है उसका जो पूरा एरिया है वो थोड़ा नीचे आएगा, यानी वाटर सब जगह से चारों तरफ से कम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये NO2 जब खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो इस कार्बन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कम कर देगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। यानी ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इसकी वजह से, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा तेजी से अटैक करेगा, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली अटैक करेगा। तो 1 2 3 में से जो सबसे मोर रिएक्टिव है वो 3 है, क्योंकि ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, NO2 ग्रुप इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट कर रहा है, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू इन दोनों के, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। एल्काइल ग्रुप तो +I ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये +I, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ेगा। अब किसी डैम में किसी कैनाल से वाटर आया तो वो वाटर पूरी डैम में चारों तरफ इक्वली इंक्रीज होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो पूरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो इसका फायदा इसको भी मिलेगा, इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी,
तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो अब इसको न्यूक्लियोफाइल की इतनी गरज नहीं है, यानी न्यूक्लियोफाइल धीरे से अटैक करेगा, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ इस कार्बन की जो नेचर है वही है, यानी ये इस कार्बन के कंपैरिजन में इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल धीरे से अटैक करेगा, आराम से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ ये कार्बन को जरूरत नहीं है न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है, अटैक हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो चलेगा, और इसको सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। यानी इस कार्बन, अगर मैं बात करूं ए बी और सी कार्बन की, या एक्स वाई जेड कर दूं, सी से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक्स कार्बन है, ये वाई कार्बन है, और ये जेड कार्बन है, तो ये एक्स वाई जेड कार्बन, तो किस कार्बन, कौन सा कार्बन न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है? जेड कार्बन, क्योंकि जेड कार्बन पर इस NO2 का, ये NO2 खींच रहा है, तो जेड कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और वाई कार्बन, एक्स और वाई कार्बन में एक्स कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि एक्स कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वाई के कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाला वाई वाला जो कार्बन है, इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से मिला, प्लस आई ग्रुप है, तो इसलिए इसका सीक्वेंस ये हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन, ये नोट कर लो बेटा रजिस्टर में कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -I-R क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ CO ग्रुप टू न्यूक्लियोफाइल, किसके टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर मैं ले लूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I+R, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ CO ग्रुप टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। तो देखो, क्वेश्चन करने से कुछ चीजें क्लियर भी होती है, और क्वेश्चन करना एक अलग स्किल भी है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। अब प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, अब ये सब बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं बेटा, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये फर्स्ट वाला तो रिएक्शन विद अमोनिया, ये सारे रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव दे रखे हैं। तो पहला वाला रिएक्शन क्या है, फर्स्ट वाला रिएक्शन में, अगर मैं फर्स्ट वाला रिएक्शन लिखूं तो ये है हमारा साइक्लोपेंटेनॉन, और ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेनॉन रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो क्या होता है, ये एडिशन कम इलिमिनेशन रिएक्शन है, और इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलते हैं ऑक्साइन। ये तो है हाइड्रोक्सिलेमीन, और ये बन गया ऑक्साइन प्लस वाटर निकल गया। एग्जाम में तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, पर मैकेनिज्म आना चाहिए कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और रिएक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है, जो हम जानते ही हैं, मैं मैकेनिज्म पढ़ा चुका हूं इसका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन है, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइन, ठीक है। अच्छा, सॉरी, साइक्लोपेंटेनॉन है, सॉरी बेटा, साइक्लोपेंटेनॉन है, तो साइक्लोपेंटेनॉन का हो गया। नेक्स्ट मेरे इधर नजर चली गई थी। अब इसी तरह से आप देख लो, मैं बात करूं साइक्लो है सेकंड वाला रिएक्शन, तो सेकंड वाले रिएक्शन में क्या है, सेकंड वाले रिएक्शन में साइक्लोहेक्सेनॉन है और डीएनपी रिएजेंट है। डीएनपी रिएजेंट क्या हो गया, डीएनपी रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। डीएनपी रिएजेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। डीएनपी रिएजेंट के साथ जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करते हैं तो ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है या रेड येलो प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप को चेक करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए करते हैं। ये लेबोरेटरी रिएजेंट है, डीएनपी रिएजेंट बेटा, ठीक है।
अगर कोई डीएनपी रिएजेंट के साथ कलर देता है, ऑरेंज रेड कलर देता है या ऑरेंज येलो कलर देता है इस तरह से, तो हम क्या बोलेंगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा ग्रुप अवेलेबल है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। उसको चेक करने के लिए फिर टोलेन और फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। अगर टोलेन और फेलिंग के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है तो एल्डिहाइड है, और टोलेन और फेलिंग के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है तो वो कीटोन है। तो ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको मल्टीपल लिसनिंग से, मैं बार बार बोलता हूं, मल्टीपल रीडिंग से, मल्टीपल सीनिंग से आपको ये चीजें दिमाग मतलब रट जाएगी, फिर वो कंफर्ट फील करोगे। थर्ड वाला रिएक्शन देखो, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ, और ये इसका भी एक सेमी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा क्वेश्चन है जो अभी मैं कराऊंगा NH। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से हेल्प किया करो, मेरे सॉल्यूशन डायरेक्ट मत देखा करो, करके और सॉल्यूशन देखने का पर्पस ये है कि आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहां पर भी वही रिएक्शन हुआ, सीधा उसने प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट पूछा है। ये सारे रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव वाले हैं, प्लस H2O। सिमिलरली ये इस मॉलिक्यूल को एसिटोफिनॉन कहते हैं। अब ये एसिटोफिनॉन देखो, ये एसिटोफिनॉन और एसिटोफिनॉन वही अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन हो गई। यहाँ जेड की वैल्यू CH2CH3 है, और यहाँ वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH3 N CH2CH3। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन है, तो इसको हम इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इमीन, ठीक है। और ये सारे रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव सारी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, और एक पर्टिकुलर पीएच पर ही होती है। पीएच कंट्रोल करके रखना पड़ता है इस रिएक्शन के अंदर। और अब देखो, गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये लिखा हुआ है देखो, साइक्लोहेक्सानोन फॉर्म साइक्लोहाइड्रिन इज अ गुड यील्ड बट 2,4,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन डज नॉट। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि ये साइक्लोहेक्सानोन है, ध्यान दो बेटा, ये साइक्लोहेक्सानोन है, ये साइक्लोहेक्सानोन है, और दूसरा है ये वाला 2,2 1 2 3 4 5 6 2,2 6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है। इन दोनों में CO ग्रुप है, बाकी ये CH2 है, ठीक है। अब और यहां पर ये CO है, और बाकी ये सारे क्या है बेटा? CH2 है ये। अब ये बोल रहे हैं कि जब हम इसका HCN से रिएक्शन करते हैं, तो जब हम इसका HCN से रिएक्शन करते हैं H+CN-, तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। जो फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट एग्जांपल ही मैंने ये दिया था बेटा, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोनिल कार्बन पे CN जुड़ गया और इधर H जुड़ गया, और इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहाइड्रिन, और इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो ये बन गया हमारे पास साइनोहाइड्रिन। और यहां पर देखो,
अब यहां पर HCN जो हो जाएगा H प्लस CN-, तो इसको अटैक करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एल्काइल ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन को, तो इसकी वेरी लो यील्ड मिलेगी, रिएक्शन बहुत स्लो चलेगी और इस C को एक तरह से 3 मिथाइल ग्रुप ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो इस CN- को यहां अटैक करने में दिक्कत होगी। तो हम यहां लिखेंगे कि 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन में CN- का अटैक मुश्किल से होता है क्योंकि इसका कार्बोनिल कार्बन हाई स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस पर साइनाइड आयन अटैक नहीं कर पाता है। तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम पॉइंट पहले भी, ठीक है। अब क्वेश्चंस को क्या एग्जांपल चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं है। और ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका अच्छा कंसेप्ट क्लियर है, मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज वो नहीं कर पाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ध्यान हो तो रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि इसमें नाइट्रोजन किस तरह से एक्ट करता है। इस अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन में नाइट्रोजन एक्ट करता है, नाइट्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ये नाइट्रोजन किस तरह से एक्ट करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो हमको यह देखना पड़ेगा कि अब ये क्वेश्चन ये है कि देखो क्वेश्चन ये है कि जो NH2 है, सॉरी जो सेमी कार्बेजाइड है उसमें 2 NH2 ग्रुप है या 3 नाइट्रोजन है। चलो अब ये बोल रहा है कि ना रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है। क्वेश्चन ये है बेटा कि कौन सी रिएक्शन सही है। तो ये तो अब मुझे आप खुद ही बताओ कौन सा रिएक्शन सही है। ये वाला सही है, कि ये वाला सही है? कौन सा सही है इन दोनों में से? ये वाला रिएक्शन सही है कि ये वाला सही है? यानी आपको अब आ गया कि ये ए रिएक्शन है और ये बी रिएक्शन है। ए और बी में से कौन सा, किस तरह से रिएक्शन करोगे आप एग्जाम में? मान लो आपके पास आ गया तो आप इसको ए की तरफ प्रोसीड करोगे कि बी की तरफ प्रोसीड करोगे? क्वेश्चन ये है। 2 NH2 है तो कौन से NH2 से वाटर निकालोगे? यानी ए वाली रिएक्शन सही है कि बी वाली रिएक्शन सही है? हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है। तो अब देखो बहुत स्टूडेंट हो गए कंफ्यूज, अरे सर कोई बोल रहा है ए होगा, कोई बोल रहा है बी होगा, कुछ चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो देखो मैं बता रहा हूं, जो है ए वाला सही है, ए वाला होगा और ये वाला नहीं होगा। ये रिएक्शन अगर किसने लिख दिया तो उसको, उसकी रिएक्शन गलत हो गई और 0 नंबर मिलेंगे इस रिएक्शन में। रिएक्शन ए वाली ही सही है। और ऐसा क्यों? तो देखो इसका रीजन पूछा है इसने, इसका रीजन पूछा है। तो इसका रीजन पूछा है तो मैं सबसे पहले इसके, और हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रीजनिंग के पीछे अगर कोई खड़ा होता है तो वो होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस कंसेप्ट आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान देना। तो हमारे पास सेमी कार्बेजाइड के
ये सेमी कार्बेजाइड है, और सेमी कार्बेजाइड, जो सेमी कार्बेजाइड है उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। हम एक बार देखें तो ये CO इधर गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो नाइट्रोजन ने इधर इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया इसको, और नाइट्रोजन ने जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ये तो इधर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो रही है, ये बन गया बेटा। और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इधर अगर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इधर भी इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। जब इसका कंट्रीब्यूशन होगा तो ये जैसे यहां आया तो ये भी लॉन्ग पेयर दे सकता है, तब ये बन जाएगा। तो अब ये इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना देते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड को हमेशा 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटम अपनी जगह होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह होते हैं। हिलता है तो चार्ज और पाई बॉन्ड हिलते हैं, लोन पेयर हिलते हैं। लोन पेयर, पाई बॉन्ड और चार्ज ही अपनी जगह से उधर उधर होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो यहां पर इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, इस वाले NH2 पे तो लॉन पेयर U का U मेंटेन है। एक बार पाई बॉन्ड इधर है, एक बार इधर है, एक बार इधर है। तो देखो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना काफी सिखा चुका हूं अब तो। ऑर्गेनिक कितना फिनोल के, क्लोरोबेंजीन के बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया मैंने टाइम टू टाइम। और पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है? एक बार इस नाइट्रोजन पे आ रहा है, एक बार इस नाइट्रोजन पे आ रहा है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा RH हो गया। तो अब ये हो गया कि जो सेमी कार्बेजाइड है उसमें ये वाला जो NH2 है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो जो C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं उनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। उनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो मैं एक बार फिर आपको इधर बना रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो हमारे पास अगर ये मैंने लिया तो यहां पर ये आ जाएगा। तो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर वापस इधर बना दिया मैंने। तो अब इनमें से कौन सा NH2 गुड न्यूक्लियोफाइल है? तो ये नाइट्रोजन ऑफ this NH2 group act as more good nucleophile, that is good electron pair donor than other nitrogens atoms of semi-carbazite because nitrogen of
this NH2 because nitrogen of this NH2 because lone pair electron of this NH2 free from resonance, free from resonance, free from रेजोनेंस। तो ये इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन जो है बेटा, ये वाला नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन पर, ये वाला जो नाइट्रोजन आप देख रहे हो बेटा, ये वाला नाइट्रोजन, ठीक, इस नाइट्रोजन का ये लोन पेयर किससे फ्री है? किससे फ्री देख रहे हो बेटा? किससे फ्री देख रहे हो? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व ही नहीं है रेजोनेंस में, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो जाता है? इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन जाएगा और रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और ये वाला नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, इन दोनों नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। तो ये दोनों हैं तो तीन न्यूक्लियोफाइल है, ये नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल है, ये नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, बट ये दोनों नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में चले गए और नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो इन दोनों नाइट्रोजन्स की इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो गई, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इस नाइट्रोजन में इस NH2 के इस नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर दिख रहा है, ये वाला, ये किससे है? फ्री फ्रॉम रेजोनेंस, फ्री फ्रॉम रेजोनेंस। ये लोन पेयर किससे फ्री है? ठीक है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किससे फ्री है? ये लोन पेयर फ्री है रेजोनेंस से। कोई भी आएगा ले ले। यहां तो इन दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर CO के साथ बिजी हैं, CO इन दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचे हुए है, ये वाला। तो इसीलिए ये नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इन दोनों के, तो रिएक्शन यहां से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए ये वाला रिएक्शन हमारा सही होगा। तो बिल्कुल आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और ऐसा प्रेजेंटेशन भी देंगे तो टीचर खुश भी होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। आपका प्रेजेंटेशन भी बताता है कि तो देखो ये वाला नाइट्रोजन जाने के चांस कम है, मैं बोल रहा हूं ये रिएक्शन नहीं होगी और ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन होगी? ये वाली होगी, ऊपर वाली, ठीक है, जी नीचे वाली नहीं होगी जिसको मैंने मिटा दी। तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप? प्रोडक्ट ये बनाओगे, C डबल बॉन्ड O NH CO NH2। इससे नहीं, इससे जो CO के साथ जुड़े हुए नाइट्रोजन है उसको हटा दो और प्रोडक्ट ये बन जाएगा। खैर अब समझ में आ गई बात। तो इन चीजों का ध्यान रखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने मैकेनिज्म समझी, जिन्होंने डायरेक्ट लर्न किया वो नहीं समझ पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेस से तो वो वैसे ही बाहर है, केवल फॉर्म भरना है और एग्जाम में जाके टाइम पास करके आना है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर from a carboxylic acid and an alcohol is the presence of an acid, ठीक है। हाँ, तो इसने कहा कि वो क्वेश्चन पूरा नहीं है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्यों रिमूव करते रहते हैं?
तो ये देखो बेटा, इसमें ये भी बता चुका हूं मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन ये है कि जब हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट कॉपी पेस्ट हुआ है, और ये अल्कोहल है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो H प्लस एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, और CH3COO C2H5 एस्टर बनता है और वाटर निकलता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि जब ये एस्टरिफिकेशन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है। एस्टर्स की कौन सी स्मेल होती है? फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है ना। और ये लेबोरेटरी टेस्ट भी है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि अगर आपको लग रहा है कि हमको है ना लैब में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ी सी पिंच लेके, नमक जैसा दिखता है वो, थोड़ा सा पिंच लेके आप हाथ पे रख दो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर लिक्विड फॉर्म में तो 1-2 ड्रॉप कार्बोक्सिलिक एसिड की इस हथेली पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हार्मफुल नहीं है। और फिर थोड़ा सा अल्कोहल डाल के यूं करो आप, फिर यूं करके आप उसको इस तरह से इनहेल करो, तो आपको एक एस्टर की स्पेसिफिक स्मेल आएगी, और वो प्लेसेंट स्मेल है, वो अच्छी स्मेल है, तो फ्रूटी स्मेल होती है, तो आपको पसंद आएगी इसकी स्मेल, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर टेस्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने पाम पे ले लेते हैं, हाथ की हथेली पे ले लेते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर अल्कोहल डाल के, और 1 और 2 ड्रॉप HCl डाल दो, डाइल्यूट HCl को, यूं थोड़ा सा यूं करो आप, उसके बाद उस अपने हथेली को आप इनहेल करो, तो आपको फ्रूटी स्मेल आएगी। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एस्टर टेस्ट, और ये आप करोगे एग्जाम में, ध्यान दो, या लैब में करोगे बेटा, ठीक है, लैब में, लेबोरेटरी में। अब ये क्वेश्चन ये कि ना, जैसे एस्टर बनता जाता है तो हम वाटर क्यों रिमूव करते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जैसे ये वाटर बनता है तो वाटर वापस एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एस्टर की यील्ड कम हो जाती है। हमको अगर एस्टर ज्यादा चाहिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो हम वाटर निकालते जाएंगे, तो ये वाटर निकाल देंगे, तो वाटर है ही नहीं, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, तो रिएक्शन बैक जाएगी नहीं, तो एस्टर की यील्ड बढ़ जाएगी। ये लीचर के प्रिंसिपल है। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पर और कीटोन्स पर जो होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं पहले आपको सीधी बात क्लियर कर देता हूं। आप इसके बेंज एल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा, ठीक है। हमेशा सबके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप का खुद का इफेक्ट क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप खुद का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये अच्छा -I और -R ग्रुप है। तो इस वजह से एरोमेटिक रिंग के साथ जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ते हैं, तो ये कार्बोनिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। और इसके अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये मैं पहले बना चुका हूं, तो थोड़ा जल्दी ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये बेटा आपको आता है। ये माइनस और ये प्लस आएगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर बन जाएगा। ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख लो, मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से समझा रखे हैं कैसे बनते हैं। ये इधर बॉन्ड गया, माइनस प्लस कार्बोनियम आयन बना, तो ये पाई बॉन्ड इधर बाहर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, और अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो क्या हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा, क्या हुआ, ये कार्बोनियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर है, तो इस पाई बॉन्ड को इधर ले लेगा, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर यहाँ पर फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर ये बन जाएगा, और फिर अल्टीमेटली ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आप देखो, मैंने जब केमिकल रिएक्शंस बताई थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म वाली रिएक्शन में भी इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रखा है, जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड देखूं, तो क्लियर है कि ऑर्थो और ऑक्सिजन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो ऑर्थो और पैरा कार्बन पर तो
पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, ऑर्थो और पैरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो ऑर्थो और पैरा कार्बन पे मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव 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 और इधर इधर न्यूट्रल है, तो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। पाई बॉन्ड फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और फिफ्थ में यहां पर है, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ में, ठीक है, यहां पर है, और फिर इस तरह से ये। तो आपने क्या देखा, वही कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन और एरोमेटिक कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यानी ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी बढ़ गई और ये नहीं, ऐसे नहीं टूटेगा, रिप्लेस नहीं होगा, बड़ा स्ट्रांगली इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा रेजोनेंस की वजह से। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई एरोमेटिक रिंग के साथ कोई भी एलिमेंट जुड़ता है, तो बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाता है रेजोनेंस की वजह से, चाहे वो प्लस एम इफेक्ट हो, चाहे माइनस एम इफेक्ट हो, प्लस आर इफेक्ट हो, प्लस आई हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, डोनेटिंग ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा एरोमेटिक रिंग के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ये हो गया। अब इस CHO ने क्या किया, इस CHO ग्रुप की वजह से, ये CHO ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी -I माइनस एम को हम -R बोलते हैं। इस वजह से ये एरोमेटिक रिंग इस एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की जो एरोमेटिक रिंग है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो इस रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल स्लो अटैक करता है। CHO ग्रुप क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है, एरोमेटिक रिंग की वापस सुनो, CHO ग्रुप क्या करता है, CO ग्रुप क्या करता है, वो एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कम कर देता है, ठीक है। यानी CHO ग्रुप ने क्या किया, इस CHO ग्रुप ने इस एरोमेटिक रिंग की, ठीक है, इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, इस CHO का कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इस वजह से इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक धीरे धीरे करेगा, दुखी होकर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को उतना इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है इस CHO की वजह से। और आप देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशली कम हुई है, ठीक है, वो ऑर्थो और पैरा कार्बन पे हुई है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पर, नहीं बेटा नहीं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो वो रिपेल होके वापस आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा कार्बन बोलेंगे हम तेरे को क्या दें, हमारे ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेटा, हम और सोच रहे हैं कि हम किसी से मांगे और तू हमसे मांगने आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्थो कार्बन और पैरा कार्बन पर तो मांगने जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद उधार मांगने की सोच रहे हैं, तो ये इनके, लेकिन फिर भी मेटा पे चला जाएगा, क्योंकि मेटा पे कम से कम पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। तो यहां हम ये बोलते हैं कि ऑर्थो और पैरा कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है देन मेटा के कंपैरिजन में, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल की चॉइस क्या रहती है, इलेक्ट्रोफाइल की फिर चॉइस मेटा पोजीशन पर ही रहती है। तो यहां पर क्या हो जाता है, बेंज एल्डेहाइड में आने वाला कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां होता है, मेटा पोजीशन पर होता है। जैसे जब हम कंसंट्रेटेड ट्वाइस H2SO4 और HNO3 के साथ जब बेंज एल्डिहाइड को हीट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन, और इस नाइट्रेशन से कौन सा ग्रुप आता है, नाइट्रो, और नाइट्रो ग्रुप कहाँ